आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। और शंखनाद की शुरुआत हम दिल्ली दंगे की खबर से कर रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। शोभा यात्रा के दौरान मामूली सी झड़प में पत्थरबाजी हुई, बोतलें फेंकी गई, तलवारें निकाली गई, गोलियां चलाई गई। जहांगीरपुरी में इस हिंसा की जांच को क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। वहीं सूचना यह भी मिली है कि अब तक दिल्ली पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने हिंसा में इस्तेमाल होने वाली 3 पिस्तौल, 5 तलवारें जब्त कर ली। यहाँ से झुग्गियों से आए थे जी ब्लॉक की। उन्होंने आगे गलियों पथराव करे, शीशे फोड़े हमारे घरों के। मैंने पत्थर देख ले को हम लोग अंदर छिपना पड़ा हम लोगों को। काफी लोग थे, कई 100 लोग थे और तलवारें ले रखी थी सबने। दिल्ली दंगे की ये दहलाने वाली तस्वीरें हैं। छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजी कर रहे हैं और उनके बीच नीले कुर्ते में एक शख्स आता है, सीधे गोली चलाता है। भयानक शोर शराबे के बीच गोली चल रही है, पत्थर चल रहे हैं, बोतलें फेंकी जा रही हैं, अफरा तफरी मची हुई है। एक बार फिर से दिल्ली को लहू लहू करने की कोशिश हुई। एक बार फिर से छींटा गया है दिल्ली का लहू दिल्ली के ही चेहरे पर। एक बार फिर से ठोकी गई है दंगों की कील दिल्ली के दिल में। एक बार फिर से दिल्ली को दहलाने, रुलाने और हिंसा के जरिए जलाने की कोशिश हुई है। एक बार फिर सिसक पड़ी है दिल्ली। जहांगीरपुरी की सड़कों पर ये पड़े हुए पत्थर, ये बिखरे हुए कांच, ये बैरिकेडिंग और पुलिस वालों की मौजूदगी बताती है कि यहाँ पर तनाव बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर में आसमान का पारा बढ़ता जा रहा है, पुलिस वालों की मौजूदगी की वजह से यहाँ का जो तनाव का पारा था वो कम होता जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो चहलकदमी जो है वो शुरू हो गई है और तमाम दुकानें जो है वो खुलती जा रही है। शनिवार शाम 6 बजे शोभा यात्रा निकली थी, तब यहाँ पर हंगामा हुआ था। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी हुई थी, बोतलें फेंकी गई थी, तलवारें चली थी और गोलियां चली थी। तब यहाँ की गलियां गर्दिश में थी और आज यहाँ की गलियों में गूंज रही है बूटों की आवाजें। गश्त हो रही है कि दोबारा जहांगीरपुरी को जख्म न मिले। फ्लैग मार्च करती है जवान, सायरन बजाती है गाड़ियां, वर्दी में ये पुलिस और यहां पर ये बढ़ा हुआ तापमान। आज ये दिल्ली की कहानी है, जहांगीरपुरी की कहानी है। वो जहांगीरपुरी जहां पर हनुमान जयंती पर जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो कहा जाता है कि 2 समुदायों के बीच में विवाद होता है। एक समुदाय विशेष की तरफ से पत्थरबाजी होती है, पत्थरबाजी के साथ बोतलें फेंकी जाती हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। कुल 14 लोग अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। इस इलाके में, इस चौराहे पर कहीं भी आप नजर दौड़ाएंगे तो तमाम जवान जो आपको हैं हर तरफ, हर गली में इस वक्त गश्त करते नजर आ जाएंगे। और ये आज की कहानी है। इस वक्त स्थिति जो है वो यहाँ कंट्रोल में है, लेकिन कल देर शाम यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश में एक नए सिरे से बहस छिड़ दी कि कौन है वो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है। आपको बताते हैं कि विवाद शुरू कहां से हुआ। जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में किया है, अब ये लगभग एफआईआर जो आज तक के पास है, इससे एक तस्वीर साफ हो रही है कि आखिर शोभा यात्रा में के दौरान बवाल की शुरुआत कैसे हुई। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है जहांगीरपुरी में, उसके मुताबिक ये जो सामने, मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं, ये दिखाएं, ये जो जामा मस्जिद है जहांगीरपुरी का, यहीं पर जब शोभा यात्रा पहुंची तो यहीं पर अंसार नाम का एक जो शख्स था वो 4-5 लड़कों के साथ आता है और शोभा यात्रा में जो लोग मौजूद होते हैं उनके साथ उनकी बहस होती है और बहस धीरे धीरे गर्म हो जाती है और जिसके बाद दोनों तरफ से झड़प होती है और पथराव होता है। तो ये तस्वीर साफ एफआईआर में हो रही है, जिसके मुताबिक जो पुलिस है उसका कहना है कि जो शोभा यात्रा थी वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी, लेकिन जब यहाँ पर इस जगह पर शोभा यात्रा पहुंची उस दौरान एफआईआर के मुताबिक अंसार नाम का एक शख्स 4-5 लड़कों के साथ आता है, बहस होती है, उसके बाद पथराव होता है। हालांकि पुलिस यहाँ पर पहुंचती है
और दोनों ही पक्षों को अलग किया जाता है। उसके बाद फिर पथराव होना शुरू हो जाता है और एफआईआर में बड़ा खुलासा ये किया है दिल्ली पुलिस ने कि भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में ये होता है कि जो जुलूस होता है, जो शोभा यात्रा होती है, उसमें न सिर्फ पथराव किया जाता है बल्कि गन फायर किया जाता है, जिसकी वजह से दंगा भड़का। पुलिस के एफआईआर में लिखा है कि शाम 6 बजे शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के जामा मस्जिद पहुंची। अंसार नाम का आदमी 4 से 5 साथियों के साथ यहां पहुंचा। अंसार ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस की, झगड़ा बढ़ा और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हिंसा काबू करने के लिए 40 से 50 आंसू गैस के गोले छोड़े गए। भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई। गोली लगने से एसआई मेदालाल जख्मी हो गए। फायरिंग पथराव कर सांप्रदायिक दंगा किया गया। सड़क से जो शोभा यात्रा है वो आ रही थी और जो आज तक के पास एफआईआर की कॉपी है उसके मुताबिक इसमें ये सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से इस इलाके में जहांगीरपुरी का जो इलाका जहां इस वक्त हम आप मौजूद हैं, जहां पर कल देर शाम काफी हिंसा भड़की, पुलिस की मौजूदगी यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहां पर उतारना पड़ा। उसकी वजह साफ साफ खुलासा एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने किया है कि दरअसल शांतिपूर्वक तरीके से शोभा यात्रा चल रही थी, लेकिन उस दौरान कुछ उपद्रवियों ने फायरिंग की है यात्रा पे, उसके अलावा पथराव किया है, जिसके बाद ये पूरा दंगा भड़का है। देखिए, कल जो अप्रिय घटना हुई थी उसके रेफरेंस में हम लोगों ने केस दर्ज किया था। उसके बाद सारी रात जो इंटायर दिल्ली पुलिस की जो टीम है और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम है, इसने काम किया और हमने जो एसेलेंट्स हैं, जो एग्रेसर्स हैं, जो दंगाई हैं, उनका हमने आइडेंटिफिकेशन किया। मगर इस पूरी हिंसा के 2 किरदार हैं। पहला नाम है अंसार, दूसरा नाम है असलम। इन दोनों किरदारों की कुंडली खंगालने से पहले उन सारे किरदारों को देख लीजिए जिन्हें दिल्ली पुलिस ने दंगा करने के आरोप में दबोचा है। सभी आरोपियों को आज सुबह मेडिकल टेस्ट करवाया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब इन्हें पुलिस वैन से उतारकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। इनमें से एक अंसार भी है। सफेद शर्ट पहने ये शख्स वही अंसार है जो दंगे की स्क्रिप्ट का पहला किरदार माना जा रहा है। जो मेन सरगना है वो भी इन्वॉल्व है और दूसरा जिसने गोली चलाई थी उसको भी हमने गिरफ्तार किया है और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसको भी हमने रिकवर किया है। इसके अलावा जो इलाके में जो भी मौजूद लोग हैं और तमाम जो सिटीजन्स एंड नागरिक हैं उनके साथ हम कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन में हैं। अंसार ही वो शख्स है जिसने शनिवार शाम शोभा यात्रा के दौरान विवाद की शुरुआत की। आरोप है कि शोभा यात्रा के मस्जिद के नजदीक पहुंचने पर अंसार ने पहले रोक टोक की। अंसार के साथ 4 से 5 लोग और भी थे। इन सब की शोभा यात्रा निकालने वालों के साथ बहस शुरू हो गई। बहस हंगामे में तब्दील हुई और फिर पथराव होने लगा। एफआईआर में इस पूरी हिंसा का एक तरीके से मास्टरमाइंड अगर किसी को बताया है तो अंसार को बताया और अंसार के घर पर ही हम इस वक्त मौजूद है। जहांगीरपुरी में जहां हिंसा हुई है वहां से कुछ दूरी पर अंसार का ये घर है। मूलतः जो अंसार वेस्ट बंगाल के हल्दिया का अभी बताया जा रहा है, जैसी हमें जानकारी मिली है। और जैसा कि एफआईआर में जिक्र है कि जो अंसार है वही सबसे पहले मौके पर पहुंचा था। शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे उनके साथ विवाद हुआ और हिंसा भड़की। जो पड़ोसी हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि आपको बताऊं कि अंसार के परिवार में सभी लोग अभी फिलहाल घर पर मौजूद नहीं है। बहुत मुमकिन है कि पुलिस का डर हो। पड़ोसी हम उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। नरेश कुमार। नरेश जी, ये अंसार क्या काम करता है, किस तरह का इसका व्यवहार है? देखो जी, काम का तो मेरे को पता नहीं, मैं तो ऑटो चलाता हूँ। भाई इतना मेल है हमारा इनका। अच्छा, मतलब पड़ोसी अच्छे हैं, हमारे साथ कोई विवाद नहीं। हिंसा का मास्टरमाइंड अंसार को बताया है पुलिस ने, मगर अंसार की मां कहती है कि उनका बेटा बेकसूर है। लड़ाई का टाइम आंसर नहीं था, बाद में जब बोला लड़ाई किसी का मुंह में सुना जब गए, पहले लड़ाई में नहीं। पहले लड़ाई में जो हम लोग कर रहे रोजा खोलने के बाद कह रहा जब हरन नहीं बजा, मतलब ना मैं सुना नहीं। बोला हाँ हरन बाजला, तुम लोग रोजा खोलो। इतना में मुंह में पानी नहीं, बोला बोला हाँ हुआ कैसे, दोनों में कैसे झगड़ा हो रहा। अच्छा, झगड़ा में बोला मैं थोड़ा आओ देख के आओ। भाई देख के गया बाजू। हिंसा की सैकड़ों तस्वीरें अब तक देखी जा चुकी हैं, लेकिन इनमें से एक तस्वीर बेहद अहम है।
जब जहांगीरपुरी के गलियों में अफरा तफरी मची थी, उसी दौरान गोली चलने की आवाज इस वीडियो में साफ सुनाई जा सकती है। और ये रही वो गोलीकांड की तस्वीर, यानी दंगाइयों के पास पिस्तौल भी थी। ऐसे ही एक पिस्तौलबाज असलम को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोप है कि हिंसा के दौरान असलम ने गोली चलाई। पुलिस ने असलम को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से पिस्टल भी बरामद कर ली है। असलम पर 2020 में भी कुछ मामलों में केस दर्ज हुआ था, मगर असलम का परिवार भी उसे बेकसूर कहता है। देखिए, असलम के पास से बंदूक बरामद हुई या असलम ने गोली चलाई, ये तो अभी पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, जो पुलिस प्रशासन जो ये कह रही है कि बंदूक उसके पास से बरामद हुआ, कई सारी वीडियोस मेरे पास ऐसा है जो इन्होंने शोभा यात्रा जो इन्होंने निकाली, उसमें शोभा यात्रा में इन्होंने जो हथियार दिखाए हैं, जो तलवारें, चापड़, चाकू वगैरह जो भी दिखाए हैं, उनमें इन्होंने असला भी साथ में रखा है। कई सारी वीडियोस हैं मेरे पास। अगर आप असलम के पास बरामद अगर दिखा सकते हो, अभी तो साबित नहीं हुआ है, लेकिन तो फिर आप उनके खिलाफ भी तो करो जो शोभा यात्रा में बंदूक दिखा के। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, साथ ही नजर जमाए हुए है कि जहांगीरपुरी में दोबारा कोई तनाव की स्थिति न बनने पाए। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा, हिमांशु मिश्रा और शुभांकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और हम आपको बताएं कि 100 से ज्यादा वीडियोस दिल्ली पुलिस के पास हैं और एक के बाद एक वीडियो से कई खुलासे हो रहे हैं, कई राज फाश हो रहे हैं। एक और तस्वीर हम यहां पर दिखाते हैं आपको। देखिए, यहां पर ये आरोपी सब जा रहे हैं और ये एक बार फिर से ये जब आएगी, ये देखिए इस व्हाइट शर्ट वाले को, ये देखिए पुष्पा फिल्म आई थी, आप जानते, पुष्पा राज, ये हेकड़ी देखिए, ये इशारा कर रहा है। अगर हम यहां इसे रोक दें, फ्रीज कर दें इस तस्वीर को थोड़ी देर के लिए, तो फिर आपको दिखाएंगे कुछ देर में कि ये हेकड़ी है और इस तरह से दंगे करने के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ले जा रही है, लेकिन कोई शर्म नहीं है, कोई जरा सा मलाल नहीं है, जरा सी इसमें ग्लानी, इस बात का जरा सा अफसोस नहीं है कि मुझे पुलिस पकड़ के ले जा रही है, मैंने दंगा किया है। लेकिन कैमरा देखकर अपने आप को पुष्पा राज दिखाने का प्रयास, कोशिश, हंसते मुस्कुराते हुए वो फिल्म का वो एक्शन कर रहा है ये आरोपी। और ये वो शख्स है जिस पर ये देखिए पीछे मुड़कर 2 बार इसने किया है। और अगर हम गलत नहीं हैं तो ये वही अंसार है जिसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ये कैमरे की तरफ देखकर, जी हां, यही वो शख्स है। देखिए, ये तस्वीर सामने आ गई है और ये इसकी हेकड़ी है और ये दर्शाता है साफ तौर पर कि ये दंगा करते हैं और उसका इन्हें कोई अफसोस भी नहीं होता। गिरफ्तार करने पर इन्हें दुख तकलीफ नहीं होते, लेकिन ये अपने आप को हीरो बताने की, अपने आप को एक गुंडा बताने की कोशिश कर रहा है। और वो फिल्म का स्टाइल, वो फिल्म का एक्शन इस तरह से करता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही कैमरा देखता है वो एक्शन करता है, स्टाइल उसकी ये देखिए एक, और इसके बाद पीछे मुड़कर दोबारा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस ने साजिश के आरोप में अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो यही व्यक्ति है जिसने हिंसा का मुख्य आरोपी है दिल्ली हिंसा का, और यही व्यक्ति गया था शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों से, इसी ने सबसे पहले बहस की थी और इसी के जाने के बाद हिंसा शुरू हुई थी। 10 से 15 मिनट जब ये गया, जब इसने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बात की, उससे 10 मिनट के अंदर अंदर कम से कम 2000 लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी। आइए हम आपको सीधे जहांगीरपुरी, वहीं पर जहां ये दंगा हुआ था, वहां सुबह से, यानी सुबह से क्या, कल से मौजूद हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास लिए चलते। हिमांशु, आप पल पल की जानकारी वहां से दे रहे हैं, कई सारे वीडियोस आपने भेजे। ये जो पुष्पराज वाला एक्शन है, ये क्या दर्शाता है हिमांशु? देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके के आरोप लगे हुए हैं, आप पहले समझिए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस आदमी हिस्ट्री शीटर है, ये इसके खिलाफ पहले ही 7 मुकदमे दर्ज हैं। जो ये मुकदमा है जो अभी जो हुआ है जहांगीरपुरी थाने में दर्ज, इसके पहले के 7 मुकदमे हैं और ये दिल्ली पुलिस के हमेशा रडार पे रहता था, ट्रैक पे रहता था। बताया जा रहा है कि यही वो शख्स है। जब शोभा यात्रा जब आ रही थी, आप देखिए इसमें यहाँ पर काफी पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जब शोभा यात्रा आ रही थी तो यही सबसे पहले पहुंचा था, इसके साथ 2-3 लोग और थे और बहसबाजी शुरू हुई थी। और उसके बाद पुलिस ने उस वक्त, चूंकि पुलिस 15-16 की संख्या में उस वक्त थी, और पुलिस ने उस वक्त किसी तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर लिया। पुलिस थोड़ी देर तक और सिचुएशन को हैंडल करती रही, लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद अचानक से
चारों तरफ से लोग निकल के आते हैं और पत्थरबाजी शुरू होती है। तो अब जब पुलिस ने आज इनमें से 14 को कोर्ट में पेश किया, 14 जो गिरफ्तार थे पहले, अब टोटल गिरफ्तारी सहित 20 की हो गई है। 2 जुवेनाइल भी पकड़े गए हैं इन 20 के अलावा। तो जो 14 पहले पकड़े गए थे उनको कोर्ट में पेश किया और इन्हीं 2 जो दोनों मेन अहम गिरफ्तारियां थी, एक असलम जिसपे गोली चलाने का आरोप है, जिसके पास से पिस्टल बरामद हुआ है, इसके ऊपर भी पहले का केस दर्ज है, और दूसरा अंसार। पुलिस का ये कहना है कि वो परत दर परत ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये साजिश पहले रची गई थी, क्या शनिवार से पहले ही इन्हें सबसे पहले पता कब चला। नंबर 1, अंसार को क्या इस शोभा यात्रा के बारे में या असलम को पहले से पता था? पता चला तो कब पता चला? पता चला तो किसके जरिए पता चला? और उसके बाद क्या ये और लोगों से संपर्क किया? तो जो टेक्निकल यहाँ से अब पुलिस की जो जांच होती है वो बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि अंसार को जब पता चला और उसके बाद अंसार किन किन लोगों के संपर्क में आया, किन किन लोगों से उसने बातचीत की, ये समझने की पुलिस कोशिश कर रही है और इसी पड़ताल में पुलिस लगी हुई है। और इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि गिरफ्तारी जो फिलहाल 20 तक पहुंची है और 2 जुवेनाइल पकड़े गए हैं, आने वाले में ये संख्या और आगे जाएगी, क्योंकि पुलिस की टीम लगातार इस दिशा में काम कर रही है। और दूसरी चीज, क्या असलम और अंसार के बीच भी किसी तरीके का कोई रिलेशन था? तो अगर इसके लिए पुलिस एक चीज और यहाँ पे कर रही है सही, कि क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो एक्टिव नहीं था, क्योंकि महज 10 से 15 मिनट के अंदर जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी। जी हिमांशु, और दोबारा आपसे जानकारी लेंगे और दोबारा आपके पास आएंगे। बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता दिल्ली के जहांगीरपुरी से जानकारी दे रहे थे। ये मुख्य आरोपी अंसार है, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका एक्शन, अपने आप को हीरो दिखाने की, हुंडा दिखाने की कोशिश कर रहा है और पुष्पा राज वाला इसने एक्शन करके दिखाया, मुस्कुराते हुए। अफसोस होता है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आ रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ही शोभा यात्रा के बीच में हंगामा हुआ, कैसे ये हंगामा दंगे में बदल गया। आपको उन लोगों की जुबानी भी दिखाते और सुनवाते हैं जो इस हिंसा का शिकार हुए। जहांगीरपुरी का ये वो इलाका है जहां मंदिर और मस्जिद आसपास ही थे। मंदिर में आरती होती थी तो मस्जिद तक आवाज आती थी, और मस्जिद में अजान होती थी तो अजान की गूंज मंदिर तक आती थी। मगर इन आवाजों का गुरूर चंद लोगों ने तोड़ दिया। उम्मीद के खिलाफ जाकर, इंसानियत के खिलाफ जाकर, भाईचारे के खिलाफ जाकर जमकर पत्थर बरसाए गए, गोलियां दागी गईं, बोतलें फेंकी गईं, चाकू उठाए गए, तलवारें लहराई गईं। अरुण कुमार पट्टी बांधे बैठे हैं, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। ये उस शोभा यात्रा का हिस्सा थे और उपद्रवियों का शिकार भी। खुद सुनिए कि वहाँ के हालात क्या थे। हाथ में सबके पास तलवार थे, मैक्सिमम के पास चाकू थे, पत्थर तो बुजुर्ग के पास भी थे, उनके बुजुर्ग महिला के हाथ में भी पत्थर थे, जिनको समझाया लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। हमारे ऊपर भी पत्थर कर दिया बाद में। मेरा तो एक बड़ा आधा ईंट मेरे कंधे पे लगा राइट साइड में, जिसमें इसमें भी आया, और फिर एक पत्थर मेरा पैर में लगा। अरुण कुमार की तरह ही दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेदालाल मीणा भी शोभा यात्रा में मौजूद थे। सुनिए कैसे शुरू हुआ पथराव। पहले मस्जिद पे वहाँ शुरू हुआ था, वहाँ बहस हुई थी, बहस फिर बाद में झगड़े में बदल गई, पथराव शुरू हो गया। फिर बाद में वहाँ से तो स्टाफ ने उनको समझा दिया, दोनों को दूर दूर कर दिया। शोभा यात्रा वाले जी ब्लॉक साइड चले गए, ये इनको सी ब्लॉक में रोक दिया। बीच में पुलिस खड़ी थी, बाद में फिर पब्लिक आई, उसमें सी ब्लॉक साइड, बाद में फिर ज्यादा पथराव हो गया। उसमें फिर ऊपर से भी पत्थर मार रहे थे, सामने से भी। ऐसा हंगामा बरपा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा पत्थर कब किसका सिर कुचल दे। समझा रहे थे, वो धक्का देते आ रहे थे वापस उधर, जैसे धक्का पुलिस से भी धक्का मुक्की कर रहे थे वो। बाद में फिर पीछे से कोई पत्थर मार रहा था, कोई बोतल मार रहा था, और ऊपर सामने से वो ईंट रोड़े पत्थर मार रहे थे, ऊपर लेडीज जो खड़ी थी। सोचिए वो मंजर कितना भयानक रहा होगा जब सामने से उग्र भीड़ हमला कर रही हो और छतों से पत्थर बरसाए जा रहे हो। ज्यादातर तो पथराव कर रहे थे और कांच की बोतलें थी
और हथियार तो खैर उसमें ले रखे थे, तलवार भी ले रखी थी, हमारे कांस्टेबल को भी लगी थी तलवार, बाजू में भी और पीछे भी। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के 8 कर्मचारी घायल हुए हैं, एक सिविलियन को चोट आई है। अजीब सी दहशत थी शनिवार की शाम। मैंने मंदिर में 6:30 बजे आया जैसे, तो मेरे को कोई आदमी ने बताया जो भाई साहब आप मंदिर बंद करके आप चला जाओ, अच्छा है यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, आप तो रोहिणी में रहते हो, आप रोहिणी में चला जाओ फटाफट। तो मैंने चला गया, इसी टाइम बंद कर दिया। यहाँ रहने वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जड़ में मट्ठा डाल दिया गया। हमारी गली वाले भी हिंदू हैं, उन्होंने कल हम पे सपोर्ट किया, बोला भाई दरवाजा बंद करो, ये लोग तो देखो फालतू का ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये बताइए, ये क्या लड़ाई झगड़ा, क्या हम लोगों को सिंग बड़ा नहीं बढ़ रहा किसी को सिंग। जहांगीरपुरी के मुस्लिम इलाकों के लोग कहते हैं कि हमेशा भाईचारे के साथ रहते थे हम लोग, मगर कुछ लोगों ने हमारा भाईचारा तोड़ने की कोशिश की। जो हंगामा हुआ बेटा, अफ्तार का टाइम था, 6:30 बज रहा था, उस टाइम में कुछ 15 लोग अपनी रैली लेके जा रहे थे। हम लोग कभी रैली मना नहीं किया कि भाई तुम रैली निकालो ना निकालो, अपने चलते रहो, आपका धर्म आप इस्तेमाल करो, हमारा हम करेंगे। लेकिन उसमें से निकल के 3-4 आदमी आगे पथराव किए हैं, उन्हीं में एक आदमी। इसी जहांगीरपुरी के दूसरे मोहल्ले में अलग दहशत है। उस टाइम इधर से वो यात्रा निकल रही थी और जैसे इधर से पथराव आया, सब भागे जान बचाकर, सबने गेट वेट बंद कर लिया और हम लोगों ने भी गेट बंद कर लिया। वो इतनी दहशत थी कि पूछो मत, बच्चे तो अभी तक नहीं निकल रहे हैं। सोचिए क्या बीती होगी उन परिवारों पर जिनके सामने भयानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। हमारे बचाया था, बच्चे मैंने अंदर करे, ताला लगा कर मैं छत पे लेके बच्चों को चली गई, जब ताला बंद करके नहीं। जहांगीरपुरी में अभी भी तनाव तो है, मगर शांति है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही यहाँ का माहौल पहले जैसे हो और हिंसा से आगे बढ़कर हंसते मुस्कुराते चेहरे दिखें। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा, हिमांशु मिश्रा और शुभांकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हाजिर हम एक बार फिर से शंखनाद लेकर आपके साथ, मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली की जहांगीरपुरी में कल हुई हिंसा के बाद आज वहां पर शांति है, स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, अमन कमेटी की बैठक हो रही है। लेकिन दिल्ली में हुई हिंसा की जांच चल रही है, मगर इस बीच बीजेपी ने आरोप लगा दिया है कि जहांगीरपुरी की हिंसा प्रायोजित थी, ये गहरी साजिश थी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली की हिंसा बांग्लादेशी साजिश का परिणाम हो सकती है। की एक एक तस्वीर डरा रही है, एक एक तस्वीर धधकते सवाल उठा रही है। आखिर कैसे राजधानी में हिंसा की आग भड़काई गई, कैसे दिल्ली में पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और गोलियां चलाई गई। हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस को लगातार नए नए वीडियो मिल रहे हैं जो देश की राजधानी में बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। अब जब पुलिस की जांच शुरू होगी तो 2 बिंदुओं पर बात होगी। क्या ये एक सुनियोजित घटना थी जिसके तहत यात्रा पर इस तरह से पथराव किया गया ताकि बात आगे बढ़े, या फिर कुछ लोगों के बीच ये झड़प थी जो आगे समुदायों में फैल गई। जाहिर है जब जांच आगे होगी तब ये पता चलेगा। अब आगे लूटपाट, आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति को जला देना, पुलिस वाले घायल हुए, यहाँ रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं वो भी घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अब सारा मामला, सारी बातें जांच पर जाएगी। जहांगीरपुरी में जैसे ही हिंसा भड़की, बीजेपी ने बड़ी साजिश का आरोप लगा दिया। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के पीछे बांग्लादेशियों का हाथ बता दिया। सभी दिल्ली वासियों से, जहांगीरपुरी के निवासियों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं और इसके साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक कार्यकर्ताओं का डेलीगेशन वहां जाएगा और परिस्थितियों की वहां की जांच करेगा और दिल्ली पुलिस उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दे, इसकी भी मांग करता हूं। अब दिल्ली को दहलाने की जो कोशिश बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी कर रहे हैं और जिसको कि एक राजसत्ता जो है प्रश्रय और समर्थन दे रही है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अविलंब इन बस्तियों को, देशद्रोहियों की बस्ती को, दंगाइयों की बस्ती को
ध्वस्त करने की आवश्यकता है और कुछ राज्य सरकारों से भी कुछ सीखने की आवश्यकता है दिल्ली को भी। बीजेपी नेताओं के इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस खुलकर तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन साजिश वाली आशंका से भी पूरी तरह इनकार नहीं कर रही, क्योंकि जहांगीरपुरी वो इलाका है जहां से दिल्ली में साल 2020 में हुई हिंसा के तार भी जुड़े थे और यहां रहने वाले बांग्लादेशियों पर हिंसा में शामिल होने के आरोप लगे थे। दरअसल साल 2020 में जब दंगों की जांच कर रही थी स्पेशल सेल की टीम, तब खुलासा हुआ था कि इसी इलाके से लगभग 300 के लगभग जो महिलाएं थी जो बांग्ला बोल रही थी, बांग्लादेशी मूल की थी, वो शाहीन बाग और जाफराबाद इलाके में पहुंची थी। अब दिल्ली हिंसा में घायल एसआई मेदालाल भी आरोपियों के बांग्ला भाषी होने की बात कह रहे हैं। हिंसा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कनेक्शन के संकेत दे रहे हैं। लोग साइड से कर रहे थे, वो बंगाली में बोल रहे थे, शायद बांग्लादेशी या बंगाली रहते हो, तो बंगाली में बोल रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे। सुना कि बांग्ला भाषा में बात हो रही है, बांग्ला में भी या कुछ हिंदी में भी, लेकिन जो आदमी हिंदी में बोलता बंगाल का तो हमारे समझ नहीं आता कि वो हिंदी में बोल रहा है। प्यार से धीरे धीरे बोलेंगे तो समझ आ जाता है। बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी दिल्ली हिंसा में इंटरनेशनल साजिश का आरोप लगा रहे हैं। विदेशी फंडिंग के जरिए देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश बता रहे हैं। इंटरनेशनल ये है, सारी साजिश है, लेकिन यहाँ बिकाऊ लोग कुछ होते हैं, मुझे लगता है फंडिंग शंडिंग भी होती होगी, जहाँ धर्म के नाम पे मिसगाइड ब्रेन वॉश किया जाता होगा। दिल्ली पुलिस को अब तक हिंसा के 100 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। अब जांच इस दिशा से की जा रही है कि क्या ये हिंसा किसी साजिश के तहत की गई या फिर झगड़े के बाद अचानक ही हिंसा भड़की। हालांकि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के पीछे पूर्व नियोजित साजिश की बात इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि ठीक 2020 के दंगों की तरह ही जहांगीरपुरी में सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया ताकि उपद्रवियों के चेहरे कैद न हो सके। अपने आप में बड़ी चीज है कि जो बकायदा सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है, सीसीटीवी के जो तार है उसको तोड़ दिया गया ताकि जो भी उपद्रवी है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद न हो पाए। 2020 में जब दिल्ली में हिंसा हुई थी उस दौरान भी दिल्ली पुलिस ने इस बात का खुलासा किया था कि एक रणनीति के तहत जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको तोड़ा गया। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की स्पेशल सेल हिंसा की साजिश की जांच में जुट गई है। 10 टीमें बनाकर हर सबूत खंगाले जा रहे हैं ताकि साजिश की तह तक जाया जा सके। दिल्ली हिंसा के एक एक गुनहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा, हिमांशु मिश्रा और शुभांकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ हिंसा की आग से दिल्ली धधक रही है, वहीं इस हिंसा के बाद राजनीति भी सुलग रही है। अलग अलग तरह की आवाज सुनाई दे रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। हमारे संवाददाताओं ने पूरी पड़ताल की, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शांति की अपील की, जबकि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर प्रश्न उठा दिए। दिल्ली में हिंसा भड़की तो तनाव पूरी राजधानी की फिजा में छा गया। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का मुद्दा सियासत को गर्मा गया। हिंसा की तस्वीरें आते ही सीएम केजरीवाल ने शांति की अपील की, केंद्र सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया, हिंसा के बीच जिम्मेदारी से भागने को लेकर तीखा वार किया। ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए, ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस हिंसा पर राजनीति और भी गर्मा रही है, क्योंकि बीजेपी नेता इस हिंसा को बड़ी साजिश बता रहे हैं।
हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर हमलों को आतंकी हमले जैसा बता रहे हैं। वहीं विपक्षी दल कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं। त्योहार के बहाने पूरे देश का माहौल बिगाड़ने की बात कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आज देश भर में माहौल है और लगातार पिछले लगभग एक महीने से जो चल रहा है, एक प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश में घटनाएं, और आज दिल्ली जो देश की राजधानी उसमें घटना जब होती है तो स्वाभाविक है लोगों के अंदर एक डर भी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए था। हमले जो होते हैं ये प्रायोजित है, ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड हमले हैं। इसलिए हमले हो रहे हैं कि देश का माहौल खराब हो, फिर एक बार इस देश में हिंदू मुसलमान दंगे हो, क्योंकि अब हिंदू पाकिस्तान नहीं चलेगा, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चलेगा, राम मंदिर नहीं चलेगा। तो ये जो माहौल खराब करके फिर एक बार 4-5 राज्यों में जो चुनाव आने जा रहे हैं उसमें वोट मांगने का ये पूरा षड्यंत्र है। जहांगीरपुरी अलहदा एक घटना नहीं है, स्टैंड अलोन नहीं है। पूरे देश के अलग अलग जगहों की डरावनी छवियां देखिए, एक पैटर्न सा दिखता है। मैं तो सीधे हस्तक्षेप करने का आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी एक सख्त संदेश दीजिए, जो कोई भी इस तरह के उपद्रव में संलग्न है, जो हमारे सामाजिक ताने बाने को छत विच्छत कर रहा है, वो हमें आजादी के अमृत वर्ष में परेशान कर रहा है। जहांगीरपुरी में जो हुआ, पुलिस जांच के जरिए उसकी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जगह जगह छापेमारी हो रही है। लेकिन दूसरी ओर इस हिंसा को लेकर भारी सियासी लड़ाई भी छिड़ी है। देश के कई राज्यों के बाद अब दिल्ली में हिंसा को लेकर केंद्र से सवाल हुए तो बीजेपी ने विरोधियों को दंगे का इतिहास बताया, विरोधियों के शासन में हुए दंगों को याद दिलाया। खासतौर से मोदी जी के शासनकाल में जो सौहार्द का माहौल है, जो सहिष्णुता का माहौल है, जो भाईचारे का माहौल है, उससे वो परेशान है। उनको लगता है कि ये तो हमारे समय में ऐसा था नहीं। अब ये लोग वो लोग हैं जो कम्युनलिज्म के हिस्ट्री शीटर लोग हैं, कम्युनल क्राइम के हिस्ट्री शीटर लोग हैं। इनके शासनकाल में ही जो है वो मलियाना होता है, जहाँ पर बेगुनाहों की हत्याएं, कत्लेआम होता है। इनके शासनकाल में भिवंडी होता है, इनके शासनकाल में मेरठ होता है, भागलपुर होता है, दिल्ली का दंगों का दिल्ली के सिखों का नरसंहार होता है। 5000 से ज़्यादा जो है वो दंगों का इनका काला इतिहास है और क्राइम का इतिहास है, और आज जो है ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। 2020 में दिल्ली दंगों का मामला अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचा है। 2 साल बाद फिर वही नफरत वाली कहानी राजधानी दिल्ली में दोहराई गई। मतलब साफ है कि दो समुदायों के बीच आपसी भरोसे की कमी को खाई में तब्दील करने वालों की लंबी फौज है, जो मौके की ताक में घात लगाए बैठे रहते हैं। और हिंसा पर होने वाली सियासत भी ऐसे ही लोगों को मौका देती है। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा और शुभांकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के जहांगीरपुरी में इस समय शांति है, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के बाहर आसपास के राज्यों से हिंसा की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ऐसे में प्रश्न ये कि क्या दिल्ली पुलिस के इंतजाम नाकाफी थे? पुलिस की सुरक्षा के बाद भी इतनी बड़ी हिंसा आखिर कैसे हो गई? ये दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जारी तनाव की झलक है। पुलिस थाने के सामने हिंदूवादी संगठन जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो दूसरी ओर गिरफ्तार आरोपियों के परिवार वाले अल्लाहू अकबर के नारे गा रहे हैं। जहांगीरपुरी पुलिस थाने के बाहर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। दिल्ली हिंसा को लेकर दोनों के अपने आरोप हैं, वार पलटवार है, जिस पर हंगामा जोरदार है। हम मौजूद है जहांगीरपुरी थाने के बाहर और आप देखिए यहाँ पर तमाम जो हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे हैं, ये जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और ये दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके परिवार के लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। ये देखिए यहाँ पर अभी तक यहाँ पर थाने के बाहर यहाँ पर हम मौजूद हैं। दोनों संगठन के लोग यहाँ पर देखिए आमने सामने हैं। और इस हंगामे के बीच हिंसा की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सबूतों की जांच कर हिंसा फैलाने वालों को पकड़ा जा रहा है।
जितने हमारे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वीडियो का जो फुटेजेस है या जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो बेसिस है, इन तमाम एंगल से हम काम कर रहे हैं और जो कोई भी इस अप्रिय घटना में, इस अनफॉर्चुनेट दंगे के इंसिडेंट में लिप्त पाया जाएगा और पाया जा रहा है, उन सब के ऊपर कड़ी प्रोफेशनल कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन कड़ी कार्रवाई और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के भरोसे के बावजूद कुछ सवाल ऐसे हैं जो पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में जिस तरह धार्मिक आयोजन में हिंसा भड़की, उसे देखते हुए सवाल उठ रहा है कि क्या जहांगीरपुरी से निकल रही शोभा यात्रा को लेकर पुलिस ने पुख्ता तैयारी नहीं की थी। हाँ, पुलिस की भी कमी है। जब रैली की परमिशन थी, जैसे हनुमान जयंती की जब परमिशन थी, तो जानते हैं कि ये पूरे इंडिया के अंदर आतंक मचा रखा है उन्होंने, तो फिर प्रशासन को तो हाथ लेकर के चलना चाहिए ना। प्रशासन दो देते हैं। शोभा यात्रा के दौरान तमाम वीडियो में युवा तलवार लहराते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि पुलिस की मौजूदगी में शोभा यात्रा में हथियार कैसे लहराए गए, जिससे जहांगीरपुरी का माहौल गरमाया। आखिर इन युवकों पर कार्रवाई कब होगी? तरह के लोगों के इन्वॉल्वमेंट का आकलन हो रहा है और प्रोफेशनल और फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी कोई आरोपी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तमाम विरोधी दल दिल्ली हिंसा को खुफिया तंत्र की नाकामी बता रहे हैं। हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। इसमें गृह मंत्री जी से, भारत सरकार से ये जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्यों ये संज्ञान नहीं लिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में जब प्रोसेशन होने थे तो क्या कमी रही, क्या आखिर जो खुफिया तंत्र है या दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, केवल बयानबाजी करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। उधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर पुलिस ने मुस्तैदी न दिखाई होती तो जहांगीरपुरी में हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे। तैयारी की भी होगी, थी भी, लेकिन ये देखो ना कि अगर थोड़ी सी भी ढील होती तो क्या हो सकता था। अब ये बात करो कि पुलिस ने कितना इंटेलिजेंस वेव, कितना एकदम इमीडिएटली एक्शन लेके, कितनी समझदारी से कंट्रोल कर लिया इन टाइम। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अभी शांति है, जांच जारी है, लेकिन जांच के साथ उन सवालों के जवाब भी जरूरी हैं जो देश की राजधानी में हिंसा की वजह बन गए। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा, हिमांशु मिश्रा और शुभांकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी अजान बनाम हनुमान की लड़ाई बढ़ती जा रही है, जहां हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हर पार्टी ने अपने अंदाज में हनुमान आराधना की, जिस पर जमकर राजनीति भी हुई। लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध की ऐसी गूंज उठी कि शोर शहर शहर तक पहुंच गया। हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान चालीसा पाठ हुआ। सड़कों पर लाउड स्पीकर बजाकर बजरंग बली का गुणगान हुआ। वाराणसी की सड़कों पर भी ऐसी ही तस्वीर नजर आई, जहां जय श्री राम के नारे गूंजे, हनुमान के जयकारे गूंजे। हनुमान जयंती के मौके पर वाराणसी में जगह जगह इस तरीके की तस्वीर दिख रही है, जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ, इसके साथ ही साथ हनुमान के भजन और अखंड रामायण, सुंदरकांड जैसी तमाम धार्मिक जो भी मान्यताएं हैं वो लाउड स्पीकर पर इस तरीके से दिखाई दे रही है। अलग अलग संगठनों ने आज आह्वान किया है जो इस तरीके से लाउड स्पीकर पर हनुमान जी के अलग अलग पाठ, उनके भजनों को बजा के कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहे हैं कि कितना जरूरी ये आज का दिन है। शोभा यात्रा में शामिल हर शख्स हनुमान चालीसा पाठ के पीछे अपनी दलील दे रहा है। इस पाठ को लाउड स्पीकर पर अजान वाले विवाद से जोड़ा जा रहा है। क्या हम सभी दिन भर में अपने मंदिरों में 5 से 6 बार बजवा देते हैं और हमारा यही है कि हमारा राम राज्य आ चुका है। जब से ये सरकार आई है तब से राम राज्य आ चुका है। अजान लाउड स्पीकर पर बजती है तो आपको तकलीफ होती है? अब देखिए, जिस समय हमारे पूजा के समय उस समय वो तो नहीं है, लेकिन उनसे हमें तकलीफ इसलिए है तो इतना
जोर से बजा देते तो उनसे भी ज्यादा जोर हम न लगा देते। लाउड स्पीकर पर लेकर के जा रहे हैं, लोगों को तकलीफ नहीं होगी, आप सड़कों पर पहले तकलीफ सपा सरकार में होती, लेकिन ये सरकार में रामराज में हनुमान चालीसा खुल के बजता बजाएंगे। साफ है महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध के अभियान का असर यूपी में नजर आया। हनुमान जयंती के मौके पर इस विवाद का असर सड़कों पर आया। यूपी के अलीगढ़ में नमाज के विरोध वाला असर सियासी रंग ले रहा है। हिंदूवादी संगठन लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़े हैं। हनुमान जयंती के मौके पर तमाम मंदिरों पर लाउड स्पीकर बजाया गया, जिस पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। अजान का विवाद अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक आ पहुंचा है। समता मंच नाम के एक राइट विंग ग्रुप ने यह दावा किया है कि या तो अलीगढ़ में मस्जिदों से अजान के लाउडस्पीकर्स को हटा दिया जाए या उन्हें अनुमति दी जाए कि वो 21 जगहों पे, जिसमें पब्लिक प्लेसेस और गिलराज मंदिर जैसे स्थान शामिल हैं, जहां वो लाउडस्पीकर लगाएं और दिन में 5 बार अजान के बदले हनुमान चालीसा से जवाब दें। हालांकि इस हंगामे के बीच यूपी सरकार धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रही है। आस्था के मुताबिक धर्म के पालन की बात कह रही है। सभी धर्मों को अपना अपना अधिकार है और हम हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सभी को इस प्रकार की छूट है, लेकिन सबको अपने धर्म स्थल के अंदर ही ऐसा करने की इजाजत है। नहीं तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं तो करता ही हूँ। मैं तो राम भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ। मेरे लिए ये विषय नहीं है, लेकिन हर राम भक्त हनुमान जी का भक्त वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, लेकिन वह विषय अलग है, ये विषय अलग है। लेकिन कुछ बयान अजान बनाम जय हनुमान वाली इस लड़ाई को भड़का रहे हैं। विवाद के बहाने सियासी तापमान को बढ़ा रहे हैं। अपना अपना होना चाहिए, लेकिन किसी की नींद हराम करके होना चाहिए। और रामायण तो हमारे यहाँ रामायण राम का आदर्श है, सबको सुनना चाहिए। मैं उस समाज को भी कहना चाहते हैं, अच्छी संतान चाहते हैं तो रामचरितमानस जरूर पढ़िए। ऐसे बयानों को लेकर ही मुस्लिम संगठन का एतराज है, जिस पर लगातार बढ़ रही तकरार है। अजान पढ़ने से परेशानी और मुसीबत दूर भागती है। अगर हम बगैर लाउड स्पीकर के अजान पढ़ते हैं तो मान लीजिए 100 मीटर तक आवाज जाती है, और अगर हम लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ते हैं तो हमारी आवाज कम से कम 500 मीटर तक जाती है। तो 100 मीटर तक जाएगी तो 100 मीटर तक की वबा और बला उसकी जो है वो दूर होगी। और